गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एचटेट 2022 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लास नंबर 13 है। 12 क्लास से इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। इस सीरीज़ की बात करें तो इसमें हम इंपॉर्टेंट 2000 एमसीक्यूज़ के आसपास कवर करने वाले हैं, तो आपको सीरीज़ में कंटिन्यू बने रहना है। ये तो क्लास नंबर 13 है। इसके बाद में टोटली बात करता हूँ तो लगभग 65 के आसपास आपके लेक्चर बनेंगे। और लास्ट टाइम पे जाके यदि आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं तो आपके लिए मैं लाइव में मैराथन क्लास लेके भी आ जाऊँगा, उसके माध्यम से हम कंप्लीट कर लेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है किसके द्वारा? विशेष रूप से गठित अधिकरण के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है संसद यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब होता है कि यदि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो, रिमूव करना हो, तो उसको बोलते हैं हम राष्ट्रपति पर महाभियोग। एक्चुअली में हम इसको पढ़ते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 61 में। आर्टिकल 61 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। यदि आपसे पूछे कि ये वाला कंसेप्ट हमने कहाँ से अपना रखा है तो इसका आंसर रहेगा यूएस से। यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट प्रोसेस हमने यूएसए से अपना रखी है। उसके बाद सवाल ये उठता है कि किस आधार पे, किस बेस पे हटाया जाएगा इनको। तो यदि ये अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान के रूल्स का वोलेशन करते हैं, तो इस बेस पर इनको पद से हटाया जा सकता है। कौन हटाएगा? ये पावर होती है पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास। अब संसद के अपने दो हाउसेज होते हैं, एक का नाम लोकसभा है, दूसरे का नाम राज्यसभा है। तो इनमें से पहल कौन करेगा, कौन हटाएगा? तो भाई कोई सा भी हाउस पहल कर सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में भी पहले लाया जा सकता है, उसके बाद राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा, और पेश करने से पहले 14 दिन पहले की इनकी पहले सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। ये भी इंपॉर्टेंट बैठता है। उसके बाद विशेष बहुमत से दोनों सदनों से बिल पास हो जाएगा, तो राष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? अब नामित बोला यहाँ पे, यानी कि नॉमिनेशन की बात की जा रही है, नामांकित मेंबर्स की बात की जा रही है। तो बेसिकली पार्लियामेंट से आपसे पूछा है, तो पार्लियामेंट की बात करते हैं बेसिकली, तो उसमें तो आपके दो हाउस होते हैं। कौन कौन से? सर अभी हमने पढ़ा, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। यदि लोकसभा की बात करते हैं तो पहले इसके अंदर राष्ट्रपति के द्वारा दो सदस्य, जिनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, उनके द्वारा बेसिकली क्या था कि दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। लेकिन 104वें संशोधन के माध्यम से, जो कि 2020 में हुआ था, इसके माध्यम से इन एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट समाप्त कर दिया। वर्तमान में बात करते हैं तो सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के अंदर जो पार्लियामेंट का उच्च सदन होता है उसमें 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। यानी कि इनका कोई चुनाव वगैरह नहीं होता है, ये खाली नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि जिनका कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के अंदर अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन हो, ऐसे किन्हीं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो वर्तमान में क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? 12। किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला था? भारत के उपराष्ट्रपति पद की बात की जा रही है। उपराष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। कितने साल का? 5 साल का। ये होते कौन है? तो भाई आर्टिकल नंबर 63 तो बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जबकि आर्टिकल नंबर 64 बोलता है संविधान का कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अब कौन इनमें से, इन चारों में, यानी कि चारों के चारों भारतीय उपराष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन इन चारों में से कौन है जिसने दो पूर्ण अवधि, यानी कि 5 साल की एक अवधि होती है, दो पूर्ण अवधि का मतलब क्या हुआ कि 10 साल तक रहे थे, 5 साल एक बार, फिर 5 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे इनमें से। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? आपसे पूछा है 1962 में, 65 में, 71 में, 75 में। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका वो संविधान के भाग नंबर 18 जो कि संबंधित है इमरजेंसी प्रोविजन से, ईपी यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। इसके अंदर बेसिकली हम आर्टिकल पढ़ते हैं 352 से लेके और 360 तक पढ़ते हैं, जो बात करता है 3 तरह की आपातकाल की। उसमें सबसे पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो राष्ट्रपति के द्वारा उसकी घोषणा की जाती है संविधान के आर्टिकल नंबर 252 के अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति को लागू किया गया था। तो ये बात है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1975, 1975 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल तीसरी और अंतिम बार लगा था भारत में। किस बेस पे लगा? आंतरिक अशांति के बेस पे लगा था। उसके अलावा अन्य 2 बेसिस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के लिए अन्य 2 बेसिस है, युद्ध, बाह्य आक्रमण। तीसरा कौन सा है? आंतरिक अशांति। परंतु 44वां जो संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, उसके माध्यम से आंतरिक अशांति के स्थान पर अब जो वर्ड जोड़ा गया है वो कौन सा है? सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में हमें संविधान में आंतरिक अशांति देखने को नहीं मिलता, इसके स्थान पर रिप्लेस कर दिया क्या? सशस्त्र विद्रोह। संवैधानिक प्रणाली की असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360, 350। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? धारा नंबर 356, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 बात करता है आपातकालीन प्रावधान की।
तो जब देश के अंदर आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल, तो वो लगेगा आर्टिकल नंबर 352 के अनुसार। लेकिन जब राज्य के अंदर आपातकाल लगता है, जिसको हम राज्य का आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, वो लगता है धारा 356 के अनुसार। और तीसरा जो आपका रहेगा आपातकाल, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। संविधान की धारा नंबर 360 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो आपको सही कालक्रम बताना है, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। तो हम जानते हैं कि पंडित नेहरू आज 14 नवंबर है, तो आज क्या है भाई, नेहरू जयंती भी है, जिनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, हम सभी जानते हैं। 1947 में जब सरकार बनी आपकी अंतरिम सरकार, तब पीएम बने थे, और 1964 तक पीएम रहे थे देश के। तो पहले तो दो वाला हो जाएगा। उनके बाद में जब इनकी डेथ होती है, तो उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं, उनका नाम तो यहाँ पे है नहीं। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बेटे थी इंदिरा गांधी, वो बनती है अगली प्रधानमंत्री। कब बनती है भाई? ये बनती है 1967 के अंदर, इनकी 1966 के अंदर बनती है, और उसके बाद में 1977 तक रहती है। उसके बाद में 1980 में बनती है, और 1984 में इनकी डेथ हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। तो सेकंड नंबर पर आएगा। उसके बाद में जो आपके मोरारजी देसाई है, 1977 में जब चुनाव हुए, तो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनती है। मोरारजी देसाई क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं। तो तीसरा नंबर इनका रहेगा। चौथे की बात करते हैं, तो इनके यानी कि मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद चौधरी चरण सिंह बनते हैं भारत के पीएम। 4 ये रहेगा। तो 2 1 3 4 कहाँ दिख रहा है मेरे को? 2 1 3 4 हमें ऑप्शन नंबर सी के अंदर देखने को मिल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या फिर 5 वर्ष। तो पीएम का बेसिकली बात की जाए, तो पीएम का मतलब होता है सरकार से, यानी कि पीएम और अन्य मंत्रियों से मिलकर बनती है सरकार, भारत की सरकार। तो पीएम का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो वैसे तो 5 साल के बाद में लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन पीएम तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसे लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त हो। यदि बहुमत नहीं रहेगी तो पीएम पद भी समाप्त हो जाएगा, मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और बहुमत की बात करते हैं तो क्या रहता है कि लोकसभा की जो वर्तमान सीटें हैं 543, इसका कर लेंगे 1/2 प्लस में 1 कर लेंगे, जितना भी आंसर निकल के आएगा 272 73 जो भी आता है। तो इतने सदस्यों यदि एक पार्टी के हैं या फिर गठबंधन ऑफ पार्टीज के हैं, तो फिर तब सरकार बन सकती है। लेकिन जब आपका समर्थन टूट जाएगा, यानी कि जब सरकार चल रही है, सरकार के पास में ये बहुमत ना रहे, सीटें इससे कम आ जाए, उस कंडीशन में त्यागपत्र देना पड़ता है पीएम को भी और मंत्रिपरिषद को भी। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं होती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष वित्त आयोग, इनकी नियुक्ति भी करते हैं। थल सेना अध्यक्ष इनके भी करते हैं, चाहे वायुसेना अध्यक्ष हो, चाहे आपके कौन से हो, नौसेना अध्यक्ष हो, या फिर सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करते हैं, तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा उनकी नियुक्ति भी करते हैं, जैसे वर्तमान में 15 वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं, इनके भी करते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई की बात की जा रही है, तो सीजीआई की जो नियुक्ति है वो भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो आपसे पूछा कि नहीं है, तो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती, उनका सिलेक्शन होता है, और लोकसभा के मेंबर्स अपने में से ही एक को लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, जबकि दूसरे को लोकसभा का उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, या फिर अनिश्चित काल के लिए? तो ना 3 महीने होगा, ना 9 महीने होगा, ना अनिश्चित काल होगा, 6 महीने इस क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा। वैसे अध्यादेश होता है तो राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश लाते हैं। पीएम की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाता है, और जारी कब किया जाएगा? जब सेशन ना चल रहा हो, जब सत्र ना चल रहा हो, उस दौरान। और 2 सेशनों के बीच का अधिकतम जो गैप है वो 6 महीने होता है। उसके बाद में जब सेशन स्टार्ट होगा तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास में पावर होती है कि 6 महीने के अंदर, यानी कि 6 सप्ताह के अंदर अंदर उस बिल को पास कर दे, उस अध्यादेश के द्वारा जारी किए गए बिल को पास कर दे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो टोटल कुल ड्यूरेशन तो 6 महीने 6 सप्ताह होती है, यानी कि टोटल 7.5 महीने होती है। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, या फिर चयन? तो भारत के प्रधानमंत्री की हमेशा क्या होती है? नियुक्ति होती है। संविधान के आर्टिकल नंबर 75 के अकॉर्डिंग पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का सदस्य तो है या फिर भाग तो है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ये आपसे पूछा है। निर्वाचक गण का मतलब क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस टाइम पे तो भाग लेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तब भाग नहीं लेगा। बस ये आपसे पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। निर्वाचक गण का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनकी बाकायदा निर्वाचन होता है उनका। और निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक गण बनता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की और यूटी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
परंतु जब हटाने की बारी आती है तो उस दौरान पे जो राज्य की विधानसभाएं होती है उनके मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लोकसभा भी करती है, राज्यसभा भी करती है। राज्य की विधान परिषद तो ना तो निर्वाचक गण में शामिल होती और ना ही हटाने में शामिल होती, तो ये भी सही नहीं होगा। सही क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति को चुना जाएगा तो उसके निर्वाचन गण में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित एमएलए शामिल होते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तब ये शामिल नहीं होते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो भैया क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा से यदि कोई व्यक्ति पीएम बनता है तो उस कंडीशन में उनके पास में अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट देने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अपोजिशन पार्टी लेके आती है और हमेशा ये कहाँ लेके आ जाता है? लोकसभा में लेके आया जाता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर तो है नहीं प्रधानमंत्री, ये तो राज्यसभा यानी कि उच्च सदन से चुनकर आए हैं। तो जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो उस पर अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री। यदि लोकसभा से पीएम बनता है तब कर सकता है, लेकिन जब राज्यसभा से पीएम बनता है तब नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको याद क्या करना है कि राष्ट्रपति कोई भी मामला है उसको मंत्रिपरिषद के पास में दोबारा से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं। ये पावर मिली थी 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, यानी कि 42वें संशोधन 1976 के द्वारा बोला गया कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह को मानने के लिए बाध्य है, यानी कि जैसा पीएम कहेगा वैसा राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये बात बोली गई 42वां संशोधन 1976 के द्वारा, लेकिन 44वां संशोधन 1978 के द्वारा इसमें थोड़ा सुधार किया गया। ये बोला गया कि अब जो भी पीएम कहेगा अर्थात जो भी मंत्रिपरिषद बोलेगी तो उस दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर लौटा सकते हैं। तो ये पावर आपकी 44वें संशोधन के माध्यम से मिली थी। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में आपको देखने को मिलता है? तो जब भी देश में आपातकाल लगेगा, बाह्य आक्रमण हो, युद्ध हो, आंतरिक अशांति हो, सशस्त्र विद्रोह हो, उस कंडीशन में प्रत्येक राज्य का या फिर संघ का कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे? राज्य की रक्षा करे। ऐसी ड्यूटी आपकी सेंटर की बनती है। तो ये बात करता है संविधान का आर्टिकल नंबर 355, डी इज द राइट आंसर। यानी कि जब भी देश में युद्ध की स्थिति होगी, बाह्य आक्रमण हो जाएगा, आंतरिक अशांति हो जाएगी, उस कंडीशन में क्या रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। आर्टिकल नंबर 355 ये बात बोलता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है कहाँ? तो आपको इसमें याद क्या करना है कि टैक्स की बात की जा रही है और सरकारी कामकाज जो भी होता है वहां से जो भी प्राप्तियां होती है, यानी कि जो भी इनकम प्राप्त होती है सरकार को, तो वो जाती है भारत की संचित निधि में। इसका जिक्र हम कहाँ देखते हैं? संविधान के आर्टिकल नंबर 266 के अंदर, क्लॉज फर्स्ट के अंदर हमें भारत की संचित निधि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जो भी पैसा सरकार इकट्ठा करती है टैक्स के माध्यम से या फिर अन्य कार्रवाइयों से, फीस फाइन से, वो सारा पैसा भारत की संचित निधि में जाता है और जब बजट पेश होता है तो यहीं से पैसा सारा निकलता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत की संचित निधि पर अधिकार किसका होता है? तो आपको जवाब क्या करना है? संसद, पार्लियामेंट का। यानी कि जब भी यहाँ से पैसा निकाला जाएगा तो पार्लियामेंट से पहले बिल पास होगा, उसके बाद यहाँ से पैसा निकलता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, यदि पहली बार आई है मेरे साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा है मेरा, अब बोलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, अदरवाइज क्लास को मैं लंबा खींच लेता। अब दिक्कत हो रही है, गले में भी खराबी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू वेरी मच।